Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to our channel. So today we are going to study GIT pathology. उसमें हम सबसे पहले एसोफेगस को डिस्कस करेंगे. एसोफेगस की पैथोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ एनाटमी और फिजियोलॉजी की बातें जो ऑलरेडी पता होंगी, लेट्स रिवाइज इट क्विकली. एसोफेगस होती क्या है? एसोफेगस एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है जो कि हाईली डिस्टेंसिबल है और ये एक्सटेंड करती है एपिग्लॉटिस के लेवल से गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर तक, यानी वो एरिया जहाँ पे एसोफेगस जॉइंट हो रहा होता है स्टमक से. ये होता है जस्ट अबव द एसोफेजियल हिएटस ऑफ डायफ्राम. अब इसके स्फिंक्टर्स का हमें लाजमी पता होना चाहिए. दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर. ये है अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ये है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर. ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं पहले क्योंकि जब हम इसकी पैथोलॉजी को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे तो उसमें इन चीज़ों के काफ़ी नेम आएगा. इसके अलावा हमें ये तो पता है कि सिस्टम का दो कंपोनेंट्स हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड नर्व प्लेक्सस होता है जो कि थ्रू आउट जीआईटी की वॉल में प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं मीजनर प्लेक्सस एंड मायंटेरिक प्लेक्सस. इन दो का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि हमें पता है कि जो भी हम फूड इनटेक लेते हैं थ्रू आउट जब वो पास हो रही होती है तो एक फिनोमेना होता है जिसके थ्रू ये मोबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्टेल्सिस. तो पेरिस्टेल्सिस का जो फिनोमेना है वो ये मायंटेरिक प्लेक्सस कंट्रोल कर रहे होते हैं. ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी से रिलेटेड इसकी बातों को डिस्कस कर लिया. अब हम चलते हैं इसकी डिसऑर्डर्स की तरफ. हम सबसे पहले एसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्टिव एंड वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स में जाएंगे. और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स वो दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन. अच्छा, मैं आपको जब बताऊंगी तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में, वाइवा में उससे रिलेटेड सवाल किए जाते हैं. हम उन एरियाज़ पे फोकस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, ठीक है. तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स दो में डिवाइडेड है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन. मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है? इसमें जो एसोफेगस है उसका जो ल्यूमेन है उसमें कोई हिंड्रेंस आ रही होती है जो कि उसके ल्यूमेन को नैरो बना रही होती है. तो वो ऑब्स्ट्रक्शन में जो डिजीज़ आते हैं वो हम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में पढ़ेंगे. फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमने पता है कि एसोफेगस में पेरिस्टेल्सिस हो रहा होता है, ठीक है, मोबिलिटी हो रही होती है इसकी, ताकि बोलस जो है, जो भी फूड हमने इंटेक किया है वो आगे स्टमक तक पास हो. जब फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन की हम बात करेंगे कि मोबिलिटी है तो उसमें मसला होगा, तो एसोफेजियल डिसमोबिलिटी देखी जाएगी. यानी इसमें जो ट्रैक है, जो ल्यूमेन है वो तो ओपन होता है लेकिन जो मोबिलिटी है पेरिस्टेल्सिस से वो सही से नहीं हो पाता. तो वो डिसऑर्डर्स जो कि फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं उनको हम अलग से देखेंगे. तो इन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहला है एट्रेजिया. एट्रेजिया में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें हमारे लेवल पे पता होना चाहिए. पहले तो ये है क्या, इसमें होता क्या है. ये हमारी नॉर्मल एसोफेगस है. एट्रेजिया में क्या होता है कि एक स्मॉल पोर्शन जो एसोफेगस का है वो नॉन कैनलाइज रह जाता है. ये कॉमनली कंजेनाइटल ही होता है. इसमें एक स्मॉल पोर्शन ऑफ एसोफेगस जो है वो थिन हुआ एरिया जो कि नॉन कैनलाइज्ड है वो रह जाता है, जिस वजह से ल्यूमेन कम्प्लीटली यहाँ इस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है क्योंकि कंजेनाइटली प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी डायग्नोसिस जो है अर्ली हो जाती है क्योंकि बेबीज़ में जो है फूड की रिगर्जिटेशन हो रही होती है. इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स इसमें अपेयर होते हैं, इसमें एस्पायरेशन भी होती है जिस वजह से एस्पायरेशन, निमोनिया और कफिंग वगैरह के सिम्टम्स भी पेशेंट्स में पाए जाते हैं. इसके अलावा क्योंकि फूड स्टमक तक नहीं जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे स्टमक तक और बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होंगे तो ग्रोथ रिटार्डेड होगी, ठीक है. मैं यहाँ पे हल्का सा लिख देती हूँ ताकि आपको जहन में रहे. नॉन कैनलाइज. जो सेकंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में हम देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेनोसिस. अब स्टेनोसिस होता क्या है? स्टेनोसिस में क्या होता है, जो एसोफेगस का जो ल्यूमेन है वो एक जगह से वो नैरो हो जाता है. ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है. एसोफेगस का अगर डायग्रामेटिकली बताऊँ आपको तो ये एक पोर्शन नैरो रह गया. तो नैरो ल्यूमेन ये मेनली जो है वॉल की थिकनेस की वजह से होता है. यानी देखिए, अगर वॉल है, ये एसोफेगस है, ठीक है, इसकी वॉल में अगर थिकनेस हुई है किसी वजह से, जैसे फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है, और वॉल थिक हो रही, तो जब वॉल थिक होगी तो ऑटोमेटिकली जो ल्यूमेन है वो तो नैरो हो जाएगा. और ये वॉल थिक क्यों हो रही है? यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है. ये बहुत सी कंडीशन में होता है जिसमें से एक गर्ड भी होगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि जब स्टमक का एसिड बार बार एसोफेगस में रिफ्लक्स कर रहा होता है तो उसकी वजह से इसकी जो स्क्वेमस म्यूकोजा है वो डैमेज हो रही होती है और फिर वहाँ पे ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन होगी, फिर फाइब्रोसिस भी होगा, तो जिसकी वजह से ल्यूमेन भी नैरो हो जाता है. द नेक्स्ट मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ फिस्टूला. फिस्टूला क्या होता है? इट इज़ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू एरियाज़. कोई भी दो एरियाज़ में एबनॉर्मल कनेक्शन.
तो क्योंकि हम एसोफेगस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यानी एसोफेगस का किसी एक एरिया से एबनॉर्मल कनेक्शन है, तो ये नॉर्मली कंजेनाइटल होता है। और मोस्टली क्योंकि एसोफेगस के आगे, ठीक है, उसके फ्रंट पे जो है ट्रेकिया प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ट्रेकियल रिंग्स, और ये एसोफेगस है। इसमें एबनॉर्मल कनेक्शन मोस्टली देखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फिस्टुला। अब ये कनेक्शन क्यों डेवलप होता है? ये किसी भी स्टेनोसिस या किसी भी हिंड्रेंस या एट्रेसिया की वजह से डेवलप होता है। ये कंजेनाइटल होता है नॉर्मली। तो अब जब एसोफेगस का एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जाएगा ट्रेकिया से, तो जो भी फूड एसोफेगस में आएगा वो यहाँ से ट्रेकिया में भी जा रहा होगा। तो यहाँ पे इसमें फूड की एस्पायरेशन होगी, फूड एंड वाटर की, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे एस्पायरेशनल निमोनिया और रेस्पायरेटरी जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। Now the next mechanical obstruction is duplication. Duplication नाम से ही पता चल रहा है, यानी दो एसोफेगस की डेवलपमेंट। ये कंजेनाइटल होता है, यानी दो एसोफेगस डेवलप होती हैं। एक एसोफेगस नॉर्मली होती है, यहाँ पे दो प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली जो मेन होगी वो तो नॉर्मली होगी, लेकिन जो दूसरी वाली होगी वो थोड़ी नैरो सी होगी, और कभी कभार इसका सिर्फ ऊपर थ्रोट से कनेक्शन होता है। अदरवाइज़ कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो दूसरी एसोफेगस है उसका पूरा स्टमक तक कनेक्शन गया हुआ है, यानी दोनों एसोफेगस स्टमक से कनेक्टेड है। नाउ द फिफ्थ वन इज़ डायवर्टिक्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड MCQ में क्वेश्चंस आते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायवर्टिक्यूला होता क्या। अब जो हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी हम थोड़ा उसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट लेयर है, दैट इज़ म्यूकोजा, ठीक है, ये म्यूकोजा। देन इसके नीचे सब म्यूकोजा आ गई, देन यहाँ पे मस्क्यूलैरिस आ गई, ठीक है, मस्क्यूलैरिस म्यूकोजा, एंड देन आ गई सीरोजा। ये एसोफेगस की हिस्टोलॉजी है, ठीक है। तो ये म्यूकोजा की लेयर, सब म्यूकोजा, मस्क्यूलैरिस, सीरोजा। अब इसमें क्या होता है कि ड्यू टू वीकनेस ऑफ द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, जो ऊपर की लेयर्स हैं उनकी वीकनेस होती है, जिसकी वजह से जो ये हमारी मस्क्यूलैरिस है, मैं इसको दूसरे कलर से शो करती हूँ, ठीक है। ये मस्क्यूलैरिस की जो लेयर है, ये इसकी मस्क्यूलैरिस जो है वो ग्रो कर जाती है थ्रू द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, एंड ये ऊपर की तरफ प्रोट्यूड कर जाती है, आउट ग्रोथ फॉर्म कर देती है, स्मॉल स्वेलिंग सी फॉर्म कर देती है सरफेस पे, लेकिन बिनीथ द एपिथेलियम ऑफ म्यूकोजा, यानी एपिथेलियम है वो इंटैक्ट रहता है, उसके नीचे ये एक स्वेलिंग सी फॉर्म कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायवर्टिक्यूलम। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मस्क्यूलैरिस की लेयर है ये ग्रो कर जाती है थ्रू द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, और ये फॉर्म करती है एक स्मॉल स्वेलिंग beneath the epithelium of mucosa, that is called as a diverticulum। अब ये क्यों होता है? ये जो दो लेयर्स हैं इनकी वीकनेस की वजह से होती है। जब ये लेयर वीक होंगी तो ये एक जगह से तो वीक होंगी नहीं, तो मल्टीपल जगह से इस तरह के डायवर्टिकुलम अपेयर होंगे। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ये टाइप्स के नाम आप ज़रूर जहन में रख लीजिएगा, MCQ से पूछे जाते हैं। एक होता है ज़ेंकर डायवर्टिकुला, एक होता है ट्रैक्शन डायवर्टिकुला। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। ज़ेंकर डायवर्टिकुला क्या होती है? ये पोस्टीरियर वॉल में डेवलप होता है। अगर कोई डायवर्टिकुला एसोफेगस की पोस्टीरियर वॉल में डेवलप हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ज़ेंकर डायवर्टिकुला। और अगर ट्रैक्शन डायवर्टिकुला की हम बात करें, एसोफेगस के मिड पे ये डेवलप होगा। इसका कॉज यही होता है कि वॉल वीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या कोई प्रेशर की वजह से डायवर्टिकुला डेवलप कर जाता है इन द मिडल ऑफ द एसोफेगस, तो उसे ट्रैक्शन डायवर्टिकुला, ठीक है। सो दीज वर ऑल द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो हमें पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी अब फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं।